नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि राजभवन देहरादून में एनसीसी के माउंट अभिगमन पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान का समापन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। ये पर्वतारोहण अभियान 3 सितंबर से आयोजित किया गया था। पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य साल 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैंडिडेट्स का चयन करना और प्रशिक्षण था। हम जानते हैं कि हमेशा आप एनसीसी नेवी का भी जो आज हमारे बीच यहाँ पे मौजूद, सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अभिगमन गई थी वो लौट के आई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के एनसीसी के कैडेट्स थे और 39 कैडेट्स थे। उसके अंदर में 12 उत्तराखंड की एनसीसी कैडेट भी थे और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है, उसका प्लान किया जा रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। एनसीसी ने जो अपना एकता और अनुशासन और जिस प्रकार से ये माउंटेनिंग का प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक बहुत सुंदर फिल्म बनाई है। मैं चाहूंगा कि आप सब उसको देखिए, वो दूरदर्शन पर भी दिखाई जाएगी कि जिस प्रकार कितनी मेहनत, कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है। और सच कहूं तो इसके अंदर में जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने तो कमाल ही किया है। मंजिल को हम बस मंजिल को छूते हुए, और रास्ते हमारे पूरे बहुत डिफिकल्ट थे। दिल्ली से लेकर समिट तक हमारे सबसे पहले मोरेंस कैरवास बहुत सारे डिफिकल्टी देखे। सबसे पहले जो हमको शहर में बारिश या बर्फ जो अच्छी लगती है, जो सुहानी लगती है, सबसे मुश्किल हमको वही, उन्होंने हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया। और बाकी सभी हमने पूरा एक्सपीडिशन तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कई मुद्दों पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये क्यों नहीं वो जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात करें, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई है जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है और वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को जगाकर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ या सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोर्ड की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ध्येय केवल और केवल चुनाव और वोट है और इसीलिए वो इस तरीके के वर्ड्स को ढूंढ के ला रहे हैं और आप लोग उस बात को स्प्रेड कर रहे हैं। और हल्द्वानी में विपक्ष ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने नियम कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया है। सशक्त भू कानून सरकार लाना चाहती है और निरंतर दबाव कांग्रेस ने विभिन्न अवसरों पर सदन में और संगठन के माध्यम से प्रमुखता से सशक्त भू कानून बने, इस मांग को सरकार के सामने रखा है। प्रमुखता से इसको हमने धार दी है और अन्य लोग भी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अन्य दल हैं, वो भी चाहते हैं कि सशक्त कानून बने। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इसको टालना चाहती है। इन्होंने कहा कि हम एक समिति की रिपोर्ट आने का इंतजार है। कब तक समिति की रिपोर्ट
सार्वजनिक होगी। अगले सत्र में कहा जा रहा है कि इसको हम लेकर आएंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्दी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें इससे कानून का रूप दिया जाए। और कहा जा रहा है कि 1 साल के बाद लागू होगा। जो बयान दिया जा रहा है कि इसको संस्कृत भू कानून को हम 1 साल के बाद लागू करेंगे, तो इसके मायने क्या है? की जो संबंधित समस्या है, ये जो अधिकार और अफसरशाही हावी हो चुकी है व्यवस्था में, और इनके हावी होने से जो घोटाले लगातार हो रहे हैं, जो लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो लगातार व्यापक भ्रष्टाचार पूरे इस प्रशासन शासन की देन बन चुका है, इसके खिलाफ बोल जन आक्रोश रैली हमारे देश में हजारों की तादाद में इसमें लोग आएंगे। महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूँ, युवाओं के रोजगार की मैं बात करूँ, मैं पलायन की बात करूँ, बिजली पानी के बिल महंगे होने की बात करूँ, महंगाई की मैं बात करूँ, और विशेष यहाँ पे कुछ संगठन जो हर समय चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैल जाए। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाए। साथ ही राज्य में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखी। देखिए, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों को, खासकर सूर्यकांत धस्माना जी को, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वो पिछले कई दिनों से देहरादून में घूम घूम के गड्ढों के दर्शन करा रहे हैं, और उस दबाव में सीएम ने आदेश दिया है। सीएम को पहले चेत जाना चाहिए था। ज़रूरत क्यों पड़ी कि जब सूर्यकांत धस्माना जी गड्ढे दिखाएंगे तभी हम आदेश करेंगे? उससे पहले क्यों नहीं? क्या आपके पास आपका विभाग नहीं है जो आपको सूचना देता है कि इतने गड्ढे हो रहे हैं, इतना ये हो रहा है? और हालात जब प्रदेश के राजधानी की ये है जहां स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर गड्ढे नहीं भरे जा रहे, तो एक ऐसे स्टेट में जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वहाँ गाँव की सड़कों का, इंटीरियर की सड़कों का, उन जिलों की उन सड़कों का क्या हाल होगा जहाँ के लिए पैसा ही बजट ही नहीं है। यहाँ तो स्मार्ट सिटी का बजट आया, तभी भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, तो गाँव और प्रदेश की हालत और ख़राब है। देखिए, आज सारे काम कांग्रेस के लोगों के कहने के बाद हो रहे हैं। हमें लगता है कांग्रेस ना होती तो शायद विकास ना होता, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस यदि विकास की बात करती तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस के लोग तो सिर्फ एक दिखावा करने की आदत हो गई। हमारी सरकार गंभीरता से काम करती है। आप जानते हैं कि मैं यदि एक उदाहरण दूं तो आप शायद मेरी बात से संतुष्ट होंगे। उत्तराखंड का एक ट्रेंड बन गया था। हालांकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड निर्माण भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे उनके बाद बना था, और पहला चुनाव हम हारे थे 2002 का उत्तराखंड के अंदर, और 2002 के में कांग्रेस आई, जिन्होंने कहा था हमारी लास्ट में बनेगा उत्तराखंड, लेकिन जनता है उन्होंने उनको पसंद किया, वो सरकार में आए। 2007 हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जब वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह से सदस्यता अभियान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में जो युवा शामिल हो रहे हैं वे कांग्रेस की विचारधाराओं से और कांग्रेस के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार की नीतियां और बीजेपी की भी नीतियां महिला सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, अंकिता भंडारी से लेकर कितने केस हो गए, युवाओं के भविष्य के लिए रोजगार या किसी भी तरह की योजना कहीं नजर नहीं आती है। घोटालाबाजों को, अपराधियों को बचाने का जो काम भाजपा सरकार या भाजपा अपने आप में खुद कर रहे हैं वो सर्वविदित है। इससे जनता के मन में बड़ा रोष भी है और आज कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प देखते हुए प्रदेश के युवा कांग्रेस पार्टी में विधिवत और अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ले रहे हैं। कल
और अगली खबर मसूरी से है, जहां मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर शहीद भगत सिंह की 117वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर नगर के कई संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में हमारे बीच में समाज से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सशक्त समाज जो है शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिवस है। आज उनको 117 साल पहले पंजाब में पैदा हुए और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है सबको मालूम है। और इतनी छोटी सी उम्र 23-24 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने साथियों के साथ इस आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े। और उनकी क्या सोच थी, एक बच्चा 24 साल का बच्चा क्या होता है, क्या उसके दिमाग में उसने सोच थी कि कैसे इस देश को आज़ाद करने के लिए हम कुर्बानी में हम यूं आगे आए। और उनके आने से जो आज देश आज़ादी की जो जंग थी उसमें हमें 1947 में आज़ादी मिली। हम तो आज यही कहें कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनकी जो सोच थी उसको कैसे जनमानस के तक पहुंचाने का हम कार्य करें, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हम उनको, उनके साथियों को, उनको और जो तमाम लोग जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं है उनको भी हमें आज के दिन याद करना चाहिए। भूलने वाली चीज़ नहीं है और उनको हम याद रखते हैं। ये बस हमारा छोटा सा योगदान उनको याद रखने के लिए। उनकी तो बलिदान बहुत बड़ा था, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और आज उनका वैसे उनका जन्मदिन 28 को होता है, लेकिन इब्रा मसूरी उनको 27 तारीख को ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको यहाँ पर एक मान सम्मान इज्जत मसूरी के अंदर उनकी रखी हुई। बिल्कुल है, सतीश जी ने इब्टा के लिए बहुत कुछ किया। 92 से हमने इब्टा को ज्वाइन किया था, हम लोग कॉलेज में थे, बहुत छोटे 12th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। और इब्टा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, इब्टा एक जन सांस्कृतिक आंदोलन है। और ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, सतीश जी भी चले गए और इब्टा हमेशा रहेगी, लॉन्ग लिव रहेगी। इब्टा इंटरनेशनल स्तर की एक भारतीय जननाट्य संघ है, तो वो हमेशा रहेगा। तो वहीं उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की इस बार पैनी नजर रहेगी, जिसको लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा विभाग में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां पर भी टैक्स चोरी की जा रही है वहां पर टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री का ये भी कहना है कि जो व्यापारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। कोई भी जहां हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है। जीएसटी का जिस प्रकार से लोगों ने चोरी का एक धंधा बना दिया था, आज उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहली बार मेरे प्रदेश में इसी मेरे विभाग को लेने के बाद कुछ लोगों उन्होंने अरेस्ट भी किया है। ये उत्तराखंड में पहली बार है और हमने ऐसे रैकेट का भी भंडाफोड़ किया है जो लगातार इस प्रकार के काम करते थे। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जिसे देखते हुए विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बेसिक शिक्षकों के तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। देखिए, इसमें हमारे मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं और एक जो माध्यमिक शिक्षक हैं। तो प्राथमिक शिक्षकों के संबंध में काउंसलिंग चल रही है। अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल की काउंसलिंग हो रही है। थर्ड लेवल की काउंसलिंग अधिकांश जनपदों में 27 तारीख से प्रारंभ की जा रही है। उसमें लगभग 2900 के आसपास जो है पद हमारे पास थे, जिसमें से 1000 के आसपास जो है शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जो पद शेष बचे हैं उनके लिए थर्ड लेवल की काउंसलिंग 27 तारीख से की जा रही है।
और उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य के परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तेजी से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेतृत्व यूएसएआईडी के SAM-VEG परियोजना और जॉन स्ट्रो इंडिया के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के माध्यम से भारत में पहली बार फ्रीडम कंसोर्टियम ने प्रसवोत्तर रक्तस्राव की वजह से होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों को एकजुट किया है। ये पहल उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य के परिणामों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उत्तराखंड का, वो अभी थोड़ा सा चिंताजनक है, जबकि हमारा IMR और नियोनेटल मोर्टेलिटी ये हम काफी बेहतर कर रहे हैं इसमें। तो उसी के लिए ये एक बहुत ही पॉइंटेड प्रयास है कि जिससे हमारा PPH जो है पोस्टपार्टम हैमरेज, वो मेजर रीजन होता है। तो हमारे जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे डेवलपमेंटल पार्टनर्स है, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, सभी को आज यहाँ पे इन्वाइट किया गया है और कि वहाँ पे हमारे क्या कारण होते हैं, हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग का भी प्लेटफॉर्म रहेगा और आगे भी हम इसको फॉलो करते रहेंगे कि इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो जाए और इससे हमारी महिलाओं को, हमारे पूरे सोसाइटी को इनफैक्ट इससे काफी लाभ होगा। और बता दें कि जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनपद देहरादून में पर्यावरण संरक्षण तथा 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पहले चरण में पटेल चौक, घंटाघर, गांधी पार्क के पास मॉल ऑफ देहरादून समेत तमाम स्थान चिन्हित किए गए हैं। ईवी स्टेशंस का हमारा प्रोजेक्ट था, वो भी एडवांस सीरीज पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशंस हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशंस, और जिससे जो हमारे EV व्हीकल्स है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।